चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। हमारे आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका जिगरी यश निगम आपके साथ आपकी 12th इकोनॉमिक्स का, है ना, खात्मा करते हुए एक और चैप्टर लेके आता हूँ। बहुत आसान सा चैप्टर है। 12th इकोनॉमिक्स में तो कुछ है ही नहीं। अगर कोई भी बच्चा जिसको डर लग रहा हो कि सर 12th की इकोनॉमिक्स का बोर्ड कैसे निकलेगा, कैसे हम 100 में 100 ला सकते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ तुम बस मेरे जो मैं वीडियोस जैसे ऐसे करवा रहा हूँ बस वैसे वैसे तुम नोट्स के साथ प्रिपेयर होते जाओ, है ना, नोट लिखते जाओ, चीजें लर्न करते जाओ। लर्न भी तुम मेरे सुनते जाओगे तो याद हो जाएंगी। ठीक है। और जब मैं सैंपल पेपर्स करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो मेरे साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल पेपर देखते जाना। मैं बीच बीच में बताता भी हूँ कि ये पॉइंट पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो पॉइंटर्स को स्टार मार्क कर लो, है ना, उसको तो मतलब लिख के एक दो बार उसके ग्राफ बना के रख लो। ठीक। तो उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज समझ लो एक और चैप्टर लेके आते हैं। इजी है ना, और इंपॉर्टेंट भी है। टॉपिक है चैप्टर 9 आपकी बुक का, और टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, है ना, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक। सबसे पहले बात तो आती है कि मार्केट क्या होता है, उसकी फॉर्म्स की तो बात है। तो मार्केट एक वो स्ट्रक्चर है ये, या एक वो प्लेस है ना, जहां पे आपके गुड्स या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का सेल या परचेज होता है ना, जहां पे सामान बिकता है या फिर खरीदा जाता है, वही तो मार्केट है ना। ये मार्केट पहले के जमाने में, अगर जब 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 ये जहां जब ये चैप्टर बना है और जब की डेफिनेशन है, तब मार्केट पूरा का पूरा ऑफलाइन था। पर आज आप ही देख लो, आज आप हम मेरे को ऑनलाइन पढ़ रहे हो, एक विजुअल क्लासरूम में पढ़ रहे हो, है ना। तो अब ऑफलाइन के अलावा अलावा कहां पे पहुंच गया मार्केट, ऑनलाइन ही पहुंच गया है। तो मार्केट क्या, एक प्लेस, वो ऑनलाइन भी हो सकती है, वो ऑफलाइन भी हो सकती है, जहां पे बायर्स एंड सेलर इंटरैक्ट करते हैं और एक डील को क्रैक करते हैं, है ना। तो सबसे पहली डेफिनेशन देखिए यही आता है, कंसेप्ट ऑफ मार्केट। तो देख लीजिए, mechanism or management by which buyers and sellers of a commodity are able to contact each other for having an economic change and are able to strike a deal about the price and quality to be bought and sold। ठीक। तो मार्केट क्या, एक ऐसी प्लेस है जहां पे बायर और सेलर इंटरैक्ट करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में, उसके प्राइस पे डिस्कशन करते हैं, वो जो कमोडिटी है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, है ना, वो सब डील करने के बाद एक डी मतलब वो सब बातें करने के बाद एक डील क्रैक करते हैं। ठीक है। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म कहलाता है, जिस प्लेस पे होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर एग्जाम में डिफाइन मार्केट तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, मैकेनिज्म और मैनेजमेंट by which buyers and sellers of a commodity are able to contact each other, having economic change, and are able to strike a deal about the price and quality to be brought and sold। ठीक। सिंपल मार्केट समझ में आ गया। अब बात आता है मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर या फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी इसे कह सकते हो। मार्केट स्ट्रक्चर वो टाइप ऑफ मार्केट है जहां पे मतलब जहां पे आपका बायर्स और सेलर इंटरैक्ट करते हैं। ठीक। देखो क्या लिखा है, इट रिफर्स टू द टाइप ऑफ मार्केट इन विच प्रोड्यूसर्स ऑफ फर्म्स ऑपरेट, है ना। मैंने क्या बोला, ये वो टाइप ऑफ मार्केट है जिसमें प्रोड्यूसर और सेलर ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे हम लोग परफेक्ट कंपटीशन एक टाइप ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, एक मोनोपोली पढ़ेंगे, एक मोनोपोलिस्टिक पढ़ेंगे, एक ओलिगोपोली पढ़ेंगे, एक ओलिगोपोलिस्टिक पढ़ेंगे, एक मोनोपोली पढ़ेंगे। बहुत सारे टाइप्स हैं, है ना। तो वो सारे टाइप्स में से कौन से टाइप पे आपका प्रोड्यूसर या फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, वो मार्केट स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे एक फर्म है, जैसे जैसे एक फर्म है, ठीक है, या कोई एक सामान है, उसको बनाने वाली बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो कोई और एक नई फर्म आ गई तो कौन सा में हो गई, परफेक्ट कंपटीशन में हो गई। जहां पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं वो परफेक्ट कंपटीशन हो जाता है। ठीक है। अभी उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। वैसे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, इट रिफर्स टू द टाइप ऑफ मार्केट इन विच प्रोड्यूसर्स और फर्म्स ऑपरेट। ठीक है। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं मार्केट की। अब मार्केट का जो मैंने बोला ना, अलग अलग टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन ये आपके कोर्स में है। दूसरा मोनोपोली।
तीसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चौथा ओलिगोपोली और पांचवा मोनोप्सोनी। इसकी सिर्फ आपके कोर्स में डेफिनेशन है ना, इसकी सिर्फ आपके कोर्स में क्या है, डेफिनेशन है। इसके अलावा आपके कोर्स में मोनोप्सोनी पे कुछ भी नहीं है। ठीक, बाकी सब पे परफेक्ट कॉम्बिनेशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली में आपकी डेफिनेशन भी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, उसकी फीचर्स भी हैं। ठीक, लेकिन मोनोप्सोनी में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पे या तो एमसीक्यू आएगा या तो मोनोप्सोनी पे सिर्फ डेफिनेशन पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात आती है परफेक्ट कंपटीशन। देखो, परफेक्ट कंपटीशन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कि बोला जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, कहीं पे परफेक्ट कंपटीशन होता ही नहीं है ना। परफेक्ट कंपटीशन मतलब जहां पे बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं और वो प्राइस डिटरमाइन नहीं करते हैं, मार्केट प्राइस डिटरमाइन करती है ना, वो मार्केट पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। मतलब एक इंसान जो सामान बना रहा है वही दूसरा इंसान भी सामान बना रहा है, बिल्कुल होमोजीनियस है, ना क्वालिटी में अंतर है ना क्वांटिटी में अंतर है, बिल्कुल सब कुछ सेम है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रहे हैं। so that individual firm can influence the price of the commodity, so that no individual firm can influence the price of the commodity। मैंने क्या बोला, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। देखो क्या पे कीवर्ड क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स and sellers producing homogeneous, पहला सेकंड producing homogeneous product and no firms can influence the price। कोई भी फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, सब प्राइस टेकर होते हैं। सारी फर्म्स क्या होती, प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस टेकर होती। परफेक्ट कंपटीशन में जो भी फर्म्स होंगी वो प्राइस टेकर होंगी, प्राइस मेकर नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। और इसका अगर तुम मतलब ऐसी पहले तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, ऐसी कोई मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन स्टिल अगर इसका कोई नियर बाय एग्जांपल सोचोगे कि सर कोई नियर बाय एग्जांपल तो बता दीजिए कि परफेक्ट कंपटीशन कौन सा होता है, तो अगर तुमको परफेक्ट कंपटीशन कोई नियर बाय एग्जांपल चाहिए ना तो एग्रीकल्चर मार्केट देख लो। एग्रीकल्चर मार्केट में एक फार्मर जो वीट उगा रहा है वही सेम फार्मर भी वीट ही उगा रहा है, तो वहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट उगते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि उनकी क्वालिटी डिफर कर जाए, तो इसीलिए मैं बोलता हूं ना परफेक्ट कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। जैसे आशीर्वाद भी आटा बेच रहा है और नॉर्मल चक्की वाला भी आटा मिल रहा है, दोनों में अंतर क्या है भाई, आशीर्वाद भाई बोलता है हमने जो गेहूं लिया वो शरबती गेहूं है। ठीक है, तो अब वहां पे उसने डिफरेंशिएशन कर लिया, अब वो डिफरेंशिएशन से मोनोपोलिस्टिक चला गया। लेकिन अगर बहुत हद तक कंप्यूट करे तो इसका एक एग्जांपल बन सकता है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स। ठीक, एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, कोई दिक्कत परफेक्ट समझ में आया। अब इसके फीचर्स पढ़ेंगे। सबसे पहला फीचर तो यही है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। भाई बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ऑल फॉर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्रोड्यूस होमोजीनियस और आइडेंटिकल कमोडिटी। ठीक, फिर तीसरा फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी कभी भी चाहे वो मतलब इस मार्केट में घुस सकता है और इस मार्केट से बाहर जा सकता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फिर परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। यहां पे एक जगह से सामान भेजने के लिए दूसरे सामान, भाई बिल्कुल परफेक्ट मोबिलिटी, आराम से सामान जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट मीन द रिसोर्सेज ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन कैन एंटर इनटू और क्विट फ्रॉम द इंडस्ट्री एट विल। वो अपने मन से आ भी सकते हैं और अपने मन से जा भी सकते हैं। ठीक, इट मीन द न्यू फॉर्म ऑफ फ्री टू एंटर, फ्रीडम एंट्री एंड एग्जिट में फ्री टू एंटर इंडस्ट्री, दे आर फ्री एंड लीव द इंडस्ट्री। ठीक है, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, परफेक्ट नॉलेज। भाई यहां पे हर फर्म को प्रोडक्ट के बारे में है ना, प्राइस के बारे में सब कुछ परफेक्ट नॉलेज होती है, कुछ छुपा नहीं होता है यहाँ पे, कुछ छुपन छुपाई जैसी चीज नहीं होती, परफेक्ट नॉलेज होती है। ये इसकी पांचवी कैरेक्टरिस्टिक। कंज्यूमर फर्म्स एंड रिसोर्सेज ओनर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। मार्केट कैसी चल रही है, कैसा सामान बिक रहा है ना, क्या क्वालिटी होगा सामान का, क्या क्वांटिटी बिकेगी, सब कुछ पूरी मार्केट को नॉलेज है, क्या प्राइस पे बिकेगी, सब कुछ परफेक्ट नॉलेज है। चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे मार्केट हो, सबको परफेक्ट नॉलेज है, सबको परफेक्ट नॉलेज है।
फिर एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहाँ पे एक जगह से दूसरा सामान बेचने के लिए भाई कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, है ना, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं चार्ज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करोगे तो तुमसे कोई सामान नहीं खरीदेगा, वो तुरंत किसी और बायर पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सब कोई होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। वो अब तुमको उसको अपने पास बुलाना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तुमको उसको फ्री देनी पड़ेगी। भैया मैं भी तुमको वही फ्री में ट्रांसपोर्ट करके दे रहा हूँ, बस मेरे पास सामान खरीदिए। ठीक, तो द बायर एंड सेलर इंकर टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन परचेजिंग और सेलर ऑफ द गुड्स। जो बायर और सेलर उसको कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर करना नहीं पड़ता है। ठीक, फिर अब प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में क्या अंतर है? पहले एक बार वापस से जरा परफेक्ट कंपटीशन रिवाइज कर लो, फिर प्योर और परफेक्ट आते हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या था? परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट स्ट्रक्चर है जो 6 कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करता है। टोटल कितनी? 6। टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक। पहली कैरेक्टरिस्टिक तुम खुद बोलो, मन में बोलो, क्या है पहली कैरेक्टरिस्टिक? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। दूसरा, होमोजीनियस प्रोडक्ट। फिर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। फिर प्राइस मेकर नहीं। फिफ्थ आपकी परफेक्ट नॉलेज। सिक्स्थ, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक जो सेटिस्फाई करता है वो कौन सी मार्केट होती है? वो होती है परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट। लेकिन इन 6 में से जो मार्केट से 3 ही कंडीशन सेटिस्फाई कर पाए, कौन सी 3? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट और फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इन 3 के अलावा बची 3 ना सेटिस्फाई कर पाए, वो कौन सी हो गई? वो हो गई प्योर। वो कौन सी हो गई? प्योर। तो देखो लिखा भी है, प्योर कंपटीशन एग्जिस्ट व्हेन दीज 3 कंडीशन। अगर ये 3 सेटिस्फाई हो रही हैं तो प्योर है, लेकिन इन 3 के अलावा भी दूसरी 3 हो जाए। दूसरी 3 कौन सी है? चौथी कौन सी थी? परफेक्ट नॉलेज। फिर परफेक्ट नॉलेज के बाद फिर कौन सी थी? एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ टीसी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इन 3 कंडीशन को जो और सेटिस्फाई कर दे वो क्या बन जाता है? परफेक्ट कंडीशन बन जाता है। परफेक्ट कंडीशन वो मार्केट स्ट्रक्चर होता है जो 6 कैरेक्टरिस्टिक, 6 फीचर सेटिस्फाई करता है। कौन सी? लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ठीक, वहीं पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट और परफेक्ट नॉलेज, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और प्योर क्या होता है? जो सिर्फ इन्हीं 3 कंडीशन सेटिस्फाई है, जो सिर्फ इन्हीं 3 को सेटिस्फाई करे। कोई दिक्कत? प्योर और परफेक्ट में डिफरेंस कर लेंगे। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन समझ गए होंगे। अब आते हैं अपने अगले मार्केट स्ट्रक्चर पे, जिसको कहते हैं मोनोपोली। बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना, 100 मतलब 100% बोलते हैं ना, 100%, है ना, ऐसे ही लिख के आओगे एग्जाम में। टीचर नंबर काट ही नहीं सकता है। कहां काटेगा नंबर जब मैं सब कुछ लिख के आ रहा हूं? ठीक है, तो परफेक्ट कंडीशन बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है। अब मोनोपोली कैसे लिखना है? मोनोपोली, भाई मोनोपोली है, वो गेम नहीं खेले, मोनोपोली वाला है। तुमको अपनी मोनोपोली क्रिएट करनी है, मतलब जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं ही राजा हूं, वो मोनोपोली है। ठीक, तो इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर एग्जिस्ट ओनली अ सिंगल सेलर। बेचने वाला इंसान सिर्फ एक ही है। थोड़े दिन पहले तक इसका एग्जांपल देखोगे तो मैगी, है ना, मैगी के अलावा और कुछ बिकता ही नहीं था, है ना, एक ही की मोनोपोली थी। थोड़े दिन पहले तक की मैं बात बता रहा हूं तो ये क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ सिंगल सेलर होता है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है। एग्जाम्पल अगर इसका याद करोगे तो हमारी इंडियन की रेलवे, तुम रेलवे देख लो, रेलवे के पास ही मोनोपोली है। कौन इसके मोनोपोली रखता है? गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट के अलावा और कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ट्रेन चला पाया अभी तक? नहीं। ठीक, रेलवे के पास मोनोपोली है, सिर्फ एक सिंगल सेलर है जो सामान बेचे। अब वो टिकट के प्राइस 100 रुपए रखेगा तब भी बिकेंगे, टिकट के प्राइस 1000 रखेगा तब भी बिकेंगे। ठीक है, तो उसके पास क्या है? मोनोपोली है। ठीक है, तो इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर एग्जिस्ट अ सिंगल सेलर, पहली कैरेक्टरिस्टिक, और सेल प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट विच हैज नो सब्स्टिट्यूट, है ना। ऐसा प्रोडक्ट, इसके वहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट बिकते थे, यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट बिकेंगे जहां जिसके नो सब्स्टिट्यूट्स हो, है ना। और तीसरी कंडीशन, ये लोग क्या होंगे? प्राइस मेकर्स होंगे,
है ना, ये लोग क्या होंगे, प्राइस मेकर्स होंगे। यहाँ पे मोनोपोली में जो सिंगल सेलर होगा वही सामान बनाता होगा, वही बेचता होगा, तो वही प्राइस डिसाइड करेगा, मार्केट का कोई रोल नहीं होगा, तो ये लोग प्राइस मेकर्स होंगे। ठीक है, मोनोपोली क्या है, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर दे जहां पे सिंगल सेलर हो, है ना, और कोई सब्सटीट्यूट ना हो क्लोज, और वो लोग क्या हो, प्राइस मेकर्स हो। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक आपकी डेफिनेशन में होनी चाहिए, तो मोनोपोली आपकी कंप्लीट डेफिनेशन है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक तुम बना सकते हो, तुमने अभी खुद ही पढ़ लिया। पहली कैरेक्टरिस्टिक सिंगल सेलर होना चाहिए, दूसरी कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। फिर यहां पे एंट्री बिल्कुल बैंड है, क्लोज एंट्री कोई अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि मोनोपोली है। रेलवे में तुम घुस ही नहीं सकते हो, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चाहे कि मैं ट्रेन बना के चलाऊंगा तो सरकार उस पर रोक लगा रखी, क्लोज एंट्री है। देयर आर सम बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, है ना। फिर प्राइस मेकर, ये लोग क्या होते हैं, प्राइस मेकर, यही प्राइस डिसाइड करते हैं और यही प्राइस, मतलब इनका ही प्राइस चलता है, प्राइस मेकर्स हैं। ठीक, फिर पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉसिबिलिटी है, मतलब लोग भेदभाव करके प्राइस चार्ज कर सकते हैं कि स्लीपर का इतना, तुम देखोगे रेलवे में स्लीपर का इतना, फर्स्ट एसी का इतना, है ना, सेकंड एसी का इतना, थर्ड एसी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस यहां बहुत होते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन प्रोड्यूसर सेल द सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट बायर्स एट 2 और मोर डिफरेंट प्राइसेस, है ना। जैसे मेरे से जैसे तुमने इसका एग्जांपल देखोगे, मेरे से, है ना, मैंने 1 महीने पहले टिकट बुकिंग कराया, तो उससे मेरे से प्राइस 400 रुपए चार्ज किया गया। ठीक, लेकिन किसी ने उसी स्लीपर का ही टिकट लिया, लेकिन तत्काल में लिया, ठीक है, तत्काल मतलब 1 दिन पहले लिया, तो उससे 400 के बदले में 4000 चार्ज किया। तो ये क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सेम क्वालिटी का सामान दे रहे हैं लेकिन 2 अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है किसकी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। ये मोनोपोली खत्म, समझ में आया। मोनोपोली क्या है, मोनोपोली देखो मैंने अभी तक तुम परफेक्ट कंडीशन बताया, मोनोपोली बताया। मोनोपोली में सिंगल सेलर होगा, वही क्या होगा, वही तुम्हारा प्राइस मेकर होगा, और उसके वो जो सामान बना रहा होगा उसके कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे। ठीक है, परफेक्ट कंडीशन में भाई लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स होते हैं, वो प्राइस मेकर्स होते हैं, वहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, है ना, वहां पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है। यहाँ पे क्लोज एंट्री है, यहाँ पे कैसी एंट्री है, क्लोज एंट्री मोनोपोली में। ठीक, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आ जाएंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्यू फर्म्स होंगी, मतलब यहाँ पे भी मतलब फ्यू ना कह के लार्ज फर्म्स होंगी, लार्ज बायर्स और सेलर होंगे, वो मतलब बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन की तरह है, और डेली लाइफ में यही मोनोपोलिस्टिक एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसमें अगर तुम देखोगे तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, लेकिन ये होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं बेचना होता। जब परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होते थे, यहाँ पे प्रोडक्ट थोड़े डिफरेंशिएटेड होंगे, मतलब सिमिलर होंगे लेकिन डिफरेंशिएटेड होंगे। जैसे तुम इसका एग्जांपल देखोगे तो तुमने वो सोप इंडस्ट्री देख लो, सोप जो साबुन बनाने वाली इंडस्ट्री है, तुम एक ऐड देखते होगे डव का और एक ऐड देखते होगे लक्स का, है ना। या तुम लक्सी का एग्जांपल ले लो। लक्स 2 तरह के साबुन आते हैं, एक नॉर्मल 10 रुपए का साबुन आता है और एक लक्स सुप्रीम आता है। ठीक है, या डव को देख लो, डव और लक्स को देख लो, दोनों साबुन ही बना रहे हैं, लेकिन डव लगाने से स्किन सॉफ्ट हो जाती है और लक्स लगाने से खुशबू आती है ज्यादा। ठीक है, तो अब तुमने थोड़ा डिफरेंशिएशन कर दिया, एक ने स्मूथनेस के चक्कर में और एक ने स्मेल के चक्कर में, तो ये क्या हो गया, वो आता नहीं टीवी पे, एक साइड डव लगाया, है ना, और दूसरी साइड डव नहीं लगाया, दूसरी साइड लक्स लगा लिया। ठीक, तो लक्स लगाए हुए से ज्यादा खुशबू आ रही थी और डव लगाए हुए चेहरे से क्या आ रही थी, क्या आ रहा था, वो भाई चेहरा स्मूथ था, तुम्हारा सॉफ्ट था, गुलगुला था, है ना, गुलगुला था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कैसा कंपटीशन हो गया, मोनोपोलिस्टिक, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स है, कोई बैरियर नहीं एंट्री एग्जिट में। यहाँ पे भी प्राइस यहाँ पे प्राइस का कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो डिफरेंशिएटेड बिक रहे हैं। तो देख लो, पढ़ के देखो, इट इज द फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद ईच सेलर सेलिंग समवॉट डिफरेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट, है ना, थोड़ा डिफरेंशिएशन जरूर होगा साबुन में, लेकिन सब्स्टिट्यूट क्लोज होंगे। जैसे अगर लग रहा है छोटा बच्चा है तो उसके लिए लाइफ बॉय साबुन ले आओ,
है ना? थोड़ा घर में औरत वौरत है, लड़की वड़की है ना? तो वो लड़कियां क्या यूज करेंगी, वो मेटामिक्स साबुन यूज करेंगी या डव साबुन यूज करेंगी, गोरा होना है उनको, है ना? लड़के जो मिल जाए उससे नहा लेते हैं हम लोग, तो हमको क्या है ना? तो ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे हम लोग समवॉट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन इनके सब्स्टिट्यूट बहुत क्लोज हैं, है ना? हमको हमको लाइफ बॉय मिल जाएगा तो भी हम नहा लेंगे, हमको डव मिल जाएगा तब भी हम लोग नहा लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट बहुत क्लोज हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी दिन डव महंगा हो जाए तो मैं नहाना बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। क्लोज सब्स्टिट्यूट वाले साबुन अवेलेबल रहेंगे। ठीक, टू द प्रोडक्ट सोल्ड बाय अदर सेलर। ठीक है, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लो। लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, यहाँ पे सामान थोड़ा डिफरेंशिएटेड होगा। ठीक, फिर फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, यहाँ पे भी फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है। यहाँ पे सामान बेचने के लिए सेलिंग कॉस्ट जरूर लगेगी। सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे जो सेलिंग कॉस्ट होगी वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होगी। सेलिंग कॉस्ट कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कैसे भाई, तुमको अपना सामान थोड़ा अलग बनाना है तो तुमको उसके लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। एक वो डव का एड आता था कि एक तरफ डव लगाया और एक तरफ नॉर्मल साबुन लगाया, तो अब उसने आलिया भट्ट को या किसी और को हायर किया होगा, सेलिब्रिटी को, तो उसने लगा के दिखाया। ठीक है, तो वो क्या है, वहां पे तुमने एडवर्टीजमेंट कॉस्ट खर्चा किया है तभी तुम्हारा सामान बिक रहा है, तो वहां पे सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है। ठीक, सो सेलिंग कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट थ्रू वेरियस सेल प्रमोशन मेजर्स। देख लो वही लिखा है। फिर नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, यहाँ पे प्राइस का कोई कॉम्पिटिशन नहीं। इनकी लड़ाई प्राइस रेस के लिए तो है ही नहीं। इनकी जो लड़ाई है वो लड़ाई किसकी है, इनकी लड़ाई है मतलब प्राइस के अलावा, जैसे अपने सामान को यूनिक बना के कि भाई तुम मेरा साबुन लगाओ आपकी स्किन सॉफ्ट होगी, मेरा साबुन लगाओ स्मेल आएगी, मेरा साबुन लगाओ आप गोरे हो जाओगे। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब नॉन प्राइस कंपटीशन है। Firms under monopolistic competition compete with each other not merely by price cutting but also on the basis of non-price competition that is producing differentiated products। सिर्फ प्राइस पे नहीं, प्राइस के अलावा भी वो कंपटीशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, ये अपनी खुद की प्राइस पॉलिसी फॉलो करते हैं, ये किसी को फॉलो नहीं करते हैं। मोनोपोलिस्टिक फर्म कैन फॉलो एन इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, इट कैन मेक इट्स ओन प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन। वो खुद के प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं और खुद के डिसीजन। भाई मेरा साबुन लगाने से आपकी स्किन सॉफ्ट हो रही है तो मैं महंगा साबुन बेचूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम भाई लाइफ बॉय 10 रुपए का आ रहा है तो डब भी 10 ही रुपए का आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी फॉलो करते हैं, तो मोनोपोलिस्टिक। और अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे रियलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा है जो डेली लाइफ में एग्जिस्ट करता है, वो मोनोपोलिस्टिक ही है। चाहे तुम सर्फ एक्सेल वो टाइड का एग्जांपल ले लो, चाहे तुम अपना सोप इंडस्ट्री ले लो, चाहे तुम कोई भी इंडस्ट्री ले लो, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, समवॉट सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, है ना, लेकिन डिफरेंशिएटेड है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, अब अगला मार्केट स्ट्रक्चर आता है तो कहते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर फ्यू फर्म्स। अब यहां पे सिर्फ थोड़ी ही फर्म्स हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक, होमोजीनियस प्रोडक्ट के साथ। मोनोपोली में सिंगल सेलर, है ना, सिंगल सेलर, ठीक। और वही मोनोपोलिस्टिक फर्म में बाय लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के साथ। लेकिन यहाँ पे लार्ज नहीं है, यहाँ पे फ्यू फर्म्स हैं सेलिंग अ प्रोडक्ट सो दैट देयर इज नो इंटेंस कंपटीशन अमंग देम, नो इंटेंस कंपटीशन। यहाँ पे फ्यू ही फर्म्स हैं जो आपस में सामान बेच रही हैं, ठीक है, इनके बीच में कोई इंटेंस कंपटीशन नहीं। इसका एग्जांपल लोगे ना तो इसका एग्जांपल है वो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में अगर तुम आओगे तो दो ही मोस्टली देखने को मिलती है, कोका कोला वाली, है ना, और एक थम्स अप वाली, एक थम्स अप वाली। तुम इनके अलावा आप अब देखोगे बहुत सारी आगे कैंपा एम्पा, लेकिन वो सिर्फ इंडिया में बिकती है। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करोगे तो मोस्टली कोक और थम्स अप, है ना, जो भी मतलब बना रही हैं वो यही दो इंडस्ट्रीज बना रही हैं और सामान बेच रही हैं। तो ओलिगोपोली में सिर्फ कुछ ही फर्म्स हैं, है ना, जो सामान बनाती हैं और बेचती हैं। तो फ्यू फर्म्स सेलिंग अ प्रोडक्ट सो दैट देयर इज इंटेंस कंपटीशन अमंग देम, सेम, है ना। इनके बीच में कैसा कंपटीशन होता है, इंटेंस कंपटीशन होता है। अगर कोका कोला 20 रुपए में 1 लीटर दे रही है तो थम्स अप को मजबूर होकर 20 रुपए में 1 लीटर देनी ही पड़ जाएगी, वरना लोग क्या करेंगे, लोग कोका कोला पीना बंद, लोग थम्स अप पीना बंद कर देंगे और कोक पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तुम देखते हो कि जैसे ही कोक के प्राइसेस गिरते हैं वैसे थम्स अप भी गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंटेंस कंपटीशन चल रहा है।
ठीक है, फ्यू फर्म्स और इंटेंस कंपटीशन साथ चलती है। कैसे इंडस्ट्री हो गई, ओलिगोपोली हो गई। फिर फिर इसके फीचर्स देखो, इसके फीचर्स भाई, फ्यू सेलर्स याद हो गया, फिर इंटेंस कंपटीशन याद हो गया डेफिनेशन से ही, फिर इंटरडिपेंडेंस, हाँ आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट, एक ने प्राइस गिराया तो दूसरे को भी गिराना ही पड़ेगा, एक अगर 20 रुपए में 1 लीटर दे रहा है तो हम भी 20 रुपए में 1 लीटर देंगे, इंटरडिपेंडेंस। ठीक, फिर नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, द फर्म्स अंडर ओलिगोपोली में इधर प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ये होमोजीनियस हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं, है ना। कोक और थम्स अप भाई दोनों सॉफ्ट ड्रिंक है, दोनों ब्लैक रंग की आती है, लेकिन दोनों का टेस्ट अलग है, तो होमोजीनियस है और डिफरेंशिएटेड भी हैं। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। वो थम्स अप, वो स्प्राइट पियो और डर, वो नहीं माउंटेन ड्यू पियो, है ना, माउंटेन ड्यू पियो और डर को दूर भगाओ, है ना, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। ठीक, तो यहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सेलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अंडर ओलिगोपोली इन व्यू ऑफ इंटेंस कंपटीशन एंड इंटरडिपेंडेंस, फर्म कॉम्पीट ईच अदर विद वेरियस सेल्स प्रमोशन मेजर्स। ठीक है, वेरियस सेल्स प्रमोशन मेजर्स। ठीक, फिर बैरियर टू एंट्री, यहाँ पे बैरियर्स एंट्री की होती है ना, यहाँ पे भाई आसानी से कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट में नहीं घुस सकता है, क्योंकि कोक थम्स अप ने क्या करवा लिया है, अपनी ड्रिंक्स का पेटेंट करवा लिया कि तुम इस तरीके से हमारा ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बना सकते हो। उन्होंने अपनी टेक्निक्स का, अपने मटेरियल्स का सब पेटेंट करवा लिया, तो इजीली एंट्री नहीं हो सकती। इसीलिए आज भी कोक थम्स अप का जो टेस्ट दे रहा है वैसा टेस्ट कोई नहीं दे पाता है ना। जैसे नूडल्स की भी तुम मार्केट मांग लो, नूडल्स में भी भाई इंसान जब नूडल्स नहीं बोलते मेरे को नूडल्स खाने, लोग बोलते मेरे को मैगी खानी है। क्यों? क्योंकि मैगी ने वो टेस्ट भाई ऐसा डेवलप कर लिया लोगों के माउथ में, है ना, कि अब लोग चाह के भी, वो बैरियर्स है एंट्री का, उन्होंने वो मतलब वो टेस्ट, वो पेटेंट, है ना, वो टेक्नोलॉजी पेटेंट करवा ली। कोई वैसी टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं कर पाता है कि वैसा टेस्ट ला पाए। ठीक है, तो बैरियर्स टू एंट्री है। सब मेजर बैरियर्स टू एंट्री आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, है ना, इतनी बड़ी प्रोडक्शन ही नहीं कर पाते हैं, है ना, जितना थम्स अप और वो बनाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉस्ट एडवांटेज, प्राइस कटिंग, कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट इनपुट्स, पेटेंट एटसेट्रा, दीज फैक्टर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, है ना। फिर इनडिटरमिनेंट डिमांड कर्व, यहां पे भाई डिमांड कर्व डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी खासियत होती है ओलिगोपोली में। ओलिगोपोली का डिमांड कर्व नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि दो फर्म्स, ये दो या दो से ज्यादा या फ्यू फर्म जो भी है ना ओलिगोपोली में, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक ने अपना प्राइस कम किया, दूसरा भी अपना प्राइस कम कर देगा, मजबूरी में करे लेकिन करना पड़ेगा वरना बिकना बंद हो जाएगा। तो एक का प्राइस या एक का आउटपुट दूसरे को बहुत डिटरमाइन कर रहा है। तो अब यहाँ पे डिमांड कर प्लॉट करना बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोई अपना प्राइस आउटपुट मतलब अकेले डिटरमाइन कर ही नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो इनडिटरमिनेंट होता है। ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है, इवन सीयूईटी क्वेश्चन में भी आ सकता है। कौन सा ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे आपका क्या कहते हैं, डिमांड कर्व इनडिटरमिनेंट होता है, तो कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है? आपका ओलिगोपोली है। ठीक, तो an important feature of oligopoly is that the demand curve faced by the oligopolist is indeterminate because it does not how rival firm will react to its move to the lower price। कैसे उसकी राइवल फर्म रिएक्ट करेगी लोअर प्राइस करने से, इसीलिए इसका डिमांड कर्व क्या होता है? इनडिटरमिनेट होता है। ठीक है, फिर अब लास्ट मार्केट स्ट्रक्चर आता है, तो कहते हैं मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है? यहाँ पे सिंगल बायर होता है। मोनोपोली का ही भाई है, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, लेकिन मोनोपोली में क्या होता है? मोनोपोली नाम से याद है, मोनोपोली सिंगल सेलर, मोनोपोली सिंगल बायर। जैसे जैसे हमारी इंडियन रेलवेज के लिए सामान बहुत लोग बनाते हैं, जैसे टाटा भी बनाता है, टाटा स्टील बना सकती है, और भी बहुत सारी वो अंबुजा स्टील, बहुत सारी स्टील इंडस्ट्री है जो रेलवे के लिए सामान बनाती हैं। लेकिन खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। कौन? इंडियन रेलवेज, है ना। सेम डीआरडीओ, है ना, जो हमारे डीआरडीओ है, जो डिफेंस रिसर्च, है ना, वो जो हमारी वो है ना, तो उसके लिए जो रॉकेट्स और ये जो हमारे एयरप्लेन्स बना रहे हैं, तो इनके लिए जो स्टील मशीनरी जो चाहिए होती हैं, वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बना रही है ना, बहुत सारी फर्म बना रही है, लेकिन खरीदने वाला कौन है? सिर्फ एक डीआरडीओ, है ना। गन्स बनाने वाली इंडस्ट्री बहुत सारी है, लेकिन खरीदने वाला कौन है इंडिया में? सिर्फ एक, कौन? डीआरडीओ। ठीक, तो ये क्या है? ये कैसी मार्केट है? मोनोपोली, जहां पे खरीदने वाला एक हो लेकिन बेचने वाले बहुत सारे हों, है ना, बेचने वाले बहुत सारे हों, या बहुत मतलब हैं लेकिन ज्यादा हैं। ठीक है, बायर से। ठीक, तो सिंगल बायर जहां एग्जिस्ट करेगा वो कौन सी मार्केट हो गई? मोनोपोली हो गई।
ठीक है, अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल बायर ऑफ द प्रोडक्ट हु इज नॉट इन कंपटीशन विद अदर बायर, वो किसी और के साथ कंपटीशन में है ही नहीं, for the product which it purchases and in which the entry into the market by other buyers is impossible। यहाँ पे impossible है भाई, कोई डीआरडीओ जैसा बन ही नहीं सकता है, कोई इंडियन रेलवे जैसा बन ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे बैरियर्स हैं एंट्री के। ठीक, इवन तुम देखोगे बहुत सारी कंपनीज हैं जो पार्ट बनाती हैं सिर्फ मारुति के लिए, है ना, हीरो के लिए, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली उन्होंने फैक्ट्री सेट करी कि मारुति के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे या हीरो के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो वो कैसी हो गई, वो मोनोप्सनी वाली हो गई। मारुति उनके लिए क्या होगा, मोनोप्सनी मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, वहां पे सिंगल बायर है मारुति उनके लिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है सिचुएशन सिंगल बायर है प्रोडक्ट की, और वो लोग कॉम्पिटिशन में बिल्कुल नहीं है किसी के साथ, है ना, एंड इन विच द एंट्री बाय अदर बायर्स इम्पॉसिबल। यहाँ पे समझो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। अब इसके फीचर्स आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन स्टिल देख लो, सिंगल बायर्स, ये आपके कोर्स में नहीं है, मैं क्रॉस कर दे रहा हूं, है ना, सिंगल बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और इनपुट्स, लैक ऑफ मोबिलिटी, प्राइस मेकर, ये लोग खुद ही प्राइस मेकर्स होंगे। ठीक, अब ये डिमांड कर्व वाला ऑप्शन है, इस चैप्टर में तो इसको कोर्स में नहीं माना गया है, लेकिन हम लोग ने इससे पहले इसका डिमांड कर्व चैप्टर पढ़ रखा है। कहां पढ़ा है, कॉस्ट और रेवेन्यू में। स्टिल मैं बता देता हूं, अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करूं, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करूं, तो इसका जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है ना, और किसके पैरेलल होता है, हॉरिजॉन्टल या फिर पैरेलल होता है टू एक्स एक्सिस, टू एक्स एक्सिस। मतलब इसका जो डिमांड कर्व होगा वो ऐसा बना होगा, है ना, यहाँ पे रखेंगे प्राइस, ये एक्स एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन, ये मेरा वाई एक्सिस, है ना, सॉरी यहाँ पे मैं रखता हूँ क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, ये मेरा एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू प्राइस। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, परफेक्ट कॉम्पिटिशन डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, तुम परफेक्ट कॉम्पिटिशन डिमांड कर्व याद रखो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल। यहीं पे मोनोपोली में देखोगे, मोनोपोली में देखोगे या और एंड मोनोपोलिस्टिक में भी सेम ही होता है, मोनोपोलिस्टिक में भी सेम ही होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इनका कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये आपका ए आर है और ये आपका एम आर है, ऐसा होता है आपका किसका, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ये आपके कोर्स में नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन ये आपने हमने कॉस्ट एंड रेवेन्यू पढ़ा है, और मालूम भी होना चाहिए हमको, आपकी बुक में बने हुए हैं। और एग्जाम में जब आता है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली या परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो एक डिफरेंस तो यही बन जाएगा आपका, है ना, एक डिफरेंस तो यही बन जाएगा। तो अब समझ लो यहीं से तुम्हारे क्वेश्चन बन गया। अब मेरे लिए मेरे लिए होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन है ना, होमवर्क। ऐसे क्वेश्चन जो मैं होमवर्क में देता हूँ ना, जरूर से प्रिपेयर कर लो। एग्जाम में समझ लो अगर ये क्वेश्चन ही ऐसे प्रिपेयर कर लो ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं। और जब ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे ना, तो सारे फीचर्स भी तैयार हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन perfect competition and monopolistic competition। ठीक, और मैं चाहूंगा आप 6 पॉइंट्स में डिस्टिंग्विश लिखें। 6 पॉइंट्स में लिखेंगे ना, तो आपको एग्जाम के लिए भी बहुत फायदा होगा। अब 6 नंबर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो 6 पॉइंट्स याद हो गए, तो 6 नंबर के लिए 6 पॉइंट्स का हो गया। ठीक, और एक परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में भी लिख लो, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में भी लिख लो 6 पॉइंट्स एटलीस्ट, है ना, 6 पॉइंट। और अगर कोई पूछे ना, जैसे यहाँ पे मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन बता दिया, मोनोपोली बता दिया, मोनोपोलिस्टिक बता दिया, अब बोलोगे सर ओलिगोपोली का बताइए जरा, ओलिगोपोली का बताइए। तो ओलिगोपोली में तो मैंने आपको अभी जब डेफिनेशन पढ़ा रहा था तभी मैंने बोला था, ओलिगोपोली में जो डिमांड कर्व होता है, डीडी कर्व होता है आपका, वो इनडिटर्मिनेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया पीछे जब मैं आपको क्या बता रहा था, जब मैं आपको उसके फीचर्स बता रहा था, इनडिटर्मिनेंट होता है। तो ओलिगोपोली में कभी भी डिमांड कर्व नहीं बन सकता है, ये इनडिटर्मिनेंट होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ओलिगोपोली में डिमांड कर्व इनडिटरमिनेट होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इससे ज्यादा आपके टॉपिक में कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट खत्म होता है। अगर आपको मेरा, है ना, आपको अगर ये मेरा वीडियो समझ में आया और पसंद आया, ठीक है, तो भाई जरूर से जरूर लाइक करके जाए, है ना, और मेहनत करते रहे, है ना, खूब मेहनत करते रहे। मतलब समझिए ये मेहनत बहुत रंग लाने वाली है, बहुत ज्यादा, अगर मेहनत करोगे, है ना। मेरा तो पर्सनल मानना यही है भाई, मैं अपने आप को यही मानता हूँ ना, मेरे को तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिला है ना। होते होंगे लोग भाई, लोग बोलते हैं कि मैं गॉड्स का फेवरेट चाइल्ड हूँ, मतलब भगवान का मैं बहुत फेवरेट बच्चा हूँ। होऊंगा मैं शायद, भाई मैं नहीं कहता हूँ भगवान का मैं फेवरेट बच्चा नहीं हूँ, लेकिन मेरे को बिना मेहनत के कुछ नहीं मिला है, ठीक। मैं तो बहुत स्ट्रगल करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है, और मैं उसी पे भरोसा भी रखता हूँ, है ना। और मैंने एक लाइन भी पढ़ी थी, है ना, मैंने एक लाइन भी पढ़ी थी। वो लाइन मैं शायद, देखिए मेरे को मिल जाए तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक मिनट दीजिए। है ना। वो लाइन कुछ ऐसी है कि थोड़ी किस्मत, थोड़ी किस्मत, है ना, ज्यादा मेहनत, थोड़ी किस्मत ज्यादा मेहनत, बस यही है अपने पास, है ना। थोड़ी मेहनत ज्यादा किस्मत, बस यही है अपने पास, ठीक। कामयाबी, कामयाबी कितने दिन शर्माएगी, है ना, एक दिन अपनी भी हो जाएगी, है ना। तो बस इतने पे भरोसा रखिए ना। इस लाइन बहुत, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तो इसको मतलब मैं तो उसको अपने टेबल पे लिखाता हूँ कि थोड़ी, थोड़ी किस्मत, थोड़ी किस्मत, मतलब किस्मत पे कम भरोसा करिए, थोड़ी किस्मत ज्यादा मेहनत, है ना। थोड़ी किस्मत ज्यादा मेहनत, क्या थी, थोड़ी किस्मत ज्यादा मेहनत, बस यही है अपने पास। थोड़ी मेहनत ज्यादा किस्मत, बस यही है अपने पास। कामयाबी भी कितने दिन शर्माएगी, कामयाबी भी कितने दिन शर्माएगी, एक दिन मेरी भी हो जाएगी। तो बस आपकी भी एक दिन कामयाबी हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आज आपसे नहीं हो रहा है, भगवान इतनी मेहनत के बाद भी नहीं दे रहा है, तो थोड़ी और मेहनत करिए, थोड़ी और मेहनत करिए, क्योंकि थोड़ी, थोड़ा किस्मत, थोड़ा किस्मत, है ना। हर चीज किस्मत में नहीं होती है, किस्मत लिखनी पड़ती है, वो रात को जग जग के, है ना। वो एक लाइन बहुत है ना, मेरे को बहुत अच्छे से याद नहीं है। किस्मत लिखी नहीं होती है हाथों में, उसको लिखना पड़ता है जग जग के रातों में। तो लिखिए जग जग के रातों में, है ना, ढूंढिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।